गांधी साहब और उनके जो साथी हैं, उनका आजकल एक नया बयानिया भी चल रहा है। वो ये कहते हैं कि जो मॉर्टगेज है ना, ये तो असल में सूद है ही नहीं, ये तो किराया है और ये बिल्कुल हलाल है। आपने अगर भेड़-बकरी का नाम गलती से खिंजीर रख दिया है, तो उससे वो हराम थोड़ी हो जाएगा। भेड़-बकरी तो हलाल ही है, तो वो अल्लाह ने हलाल किया तो हलाल ही रहेगी। ये जो मॉर्टगेज है ना, ये बिल्कुल पाक-साफ आसान चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं। और वो बड़े शद्दो-मत से और ख़ास तौर से जब गांधी साहब तशरीफ़ ले जाते हैं कहीं अमेरिका, कनाडा टाइप मुल्कों के अंदर जहाँ पे मॉर्टगेज बहुत कॉमन है और बहुत सारे मुसलमानों ने मॉर्टगेज ली भी हुई है क्योंकि रेंटल इतना कॉमन नहीं है या रेंट में होता ही है कि उतना ही तकरीबन अमाउंट पड़ जाती है जितनी मॉर्टगेज की होती है। तो कहते हैं यार मतलब अगर उतना ही रेंट देना है तो फिर बिकॉज़ इंटरेस्ट रेट कम होते हैं बेसिक। और मॉर्टगेज में क्योंकि बैंकों के पास कोलैटरल होता है, तो जो अंडरलाइंग एसेट होता है अगर किसी ने घर मॉर्टगेज कराया तो उस घर के कागजात बैंक के पास होते हैं, तो वो उनके लिए एक तरह से सिक्योरिटी होती है। तो उनका रिस्क कम होता है तो उसमें रेट भी कम लगाते हैं उन मुल्कों में। तो फिर रेंट का और मॉर्टगेज का ना डिफरेंस बहुत कम रह जाता है। तो लोग कहते हैं यार चलो रेंट देने की बजाय थोड़े से पैसे ज़्यादा देके मॉर्टगेज ही कर लो, तो 20 साल बाद 30 साल बाद घर हमारा अपना हो जाएगा, तो अपने घर की बड़ी ज़रूरत है। अब उनको अंदर से गिल्ट होती है कि हम कर तो सूद का काम रहे हैं, तो ये हराम। और पूरी दुनिया में जितने बैंक हैं, वो सारे इसको कहते हैं सूद है। गांधी साहब ने पता नहीं उनके अंदर शायद इतनी इंसानी हमदर्दी की वजह से उन्होंने ऐसा किया कि लोग कर ही रहे हैं, तो चलो लोगों को ज़रा सहूलत दे दी जाए, तो उन्होंने उसको हलाल कर दिया है और वो कहते हैं ये बिल्कुल जायज़ है। और उसको उन्होंने कहा कि असल में ना ये सूद है ही नहीं, असल में ये हायर परचेज़। मैं इसको ना थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देके एक्सप्लेन कर दूँ ताकि ये चीज़ भी जना क्लियर हो जाए, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो लोग जो कारोबार करते हैं या वो लोग जो बैंकों में काम करते हैं या करते रहे हैं, उनको बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर है, रोज़े रोशन की तरह आया है कि मॉर्टगेज सूद होता है, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इस जब गांधी साहब ने ये फतवा नया निकाला ना, तो इस पे को उनको उलमा से ज़्यादा नहीं आ रही जिसको कहना चाहिए रिबटल, बल्कि आम कॉमन आदमी उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि ये किस किस्म की अजीबो-गरीब किस्म की बात है। मॉर्टगेज सूद है, हमें भी पता है सूद है, तो कॉमन सेंस से सूद है, इसको आपने कहाँ से किराया बना दिया? बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेट्स से एक घर है 1 करोड़ रुपए का। किसी ने 10 साल के अरसे के लिए उसको मॉर्टगेज करा लिया है और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10%। तो इसमें जो बैंकों की किस्त बनती है ना, वो किस्त बनेगी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे, तो 16,27,000 रुपए की किस्त बनेगी हर साल की, यानी तकरीबन सवा लाख रुपए महीना, अगर 10% इंटरेस्ट रेट होगा। अब क्या होता है कि इसकी जो ये 16,27,000 की किस्त बनती है ना, इसको बैंक वाले एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की फॉर्म में लिखते हैं। यानी आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वो 1 करोड़ रुपया था और 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख रुपए, 1 मिलियन। तो वो जो 16 लाख थे ना, उसमें कहते हैं 10 लाख तो हो गया इंटरेस्ट, बाकी जो बचा ना वो प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल 1 करोड़ में से माइनस हो गया तो एंडिंग बैलेंस बन गया 93,72,000। जब अगला साल आएगा तो ये एंडिंग बैलेंस ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब उसका 10% 9,37,000 सूद होगा। बाकी जो अमाउंट होगी जो 16,27,000 में से माइनस करेंगे तो वो प्रिंसिपल की मद में गिन लेंगे और वो कह देंगे जी अब आपने हमारे 86 लाख रुपए देने। तो एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं और मिसाल के तौर पे अगले साल को ना यार मैं अब घर पूरा वापस लेना चाहता हूँ, तो कहते हैं यार आपने 86,82,000 रुपए दें हमें और अपना घर ले जाए। ये सिलसिला चलता रहता है, चलते 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 जब मसलन 9 साल गुजर जाते हैं, तो 9 साल के बाद जो एंडिंग बैलेंस है वो बच जाता है 14,79,000 रुपया। 10वें साल का फिर वो ओपनिंग बैलेंस होता है। इसमें 10% सूद है व्हिच इज़ 1,48,000 रुपए। और जो 16,27,000 में से जब आप ये माइनस करते हैं तो बाकी एग्ज़ैक्ट यही अमाउंट बनती है 14,79,504 और एंडिंग बैलेंस 0 हो जाता है। अब आपका पूरा लोन पे हो जाता है। इसके अंदर ये प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे होते हैं, इसकी वैल्यू शुरू में कम होती है, बाद में बढ़ती जाती है, जमा आप इसमें सूद भी दे रहे होते हैं। ये बैंकिंग का सिस्टम है। इसको अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेट भी कह सकते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लीज एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। गांधी साहब लोग कहते हैं कि नहीं, 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 असल में ये इंटरेस्ट नहीं है, ये तो किराया है और ये हायर परचेज़ है। तो आप जो ये दे रहे हैं ना, बेसिकली आप ये किराए पे दे रहे हैं और साथ-साथ आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते जा रहे हैं, तो आप प किस्तों में अपना घर भी खरीदते जा रहे हैं और साथ उसका किराया भी देते जा रहे हैं। और देखें जब आपके पास घर का थोड़ा शेयर था, तो आपका किराया ज़्यादा था। जब आप घर के ज़्यादा ओनर बन गए, तो आपका किराया कम हो गया। प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल,
ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है। एक घर के अंदर एक से ज़्यादा ओनर्स हो सकते हैं। अगर कोई शख्स की इनहेरिटेंस आती है और मसलन उसके 4 बच्चे हैं, तो वो 4 बच्चे ज़ाहिर-सी बात है उसमें पार्ट ओनर्स हैं। तो ये हो सकता है कि आप और बैंक आपस में पार्ट ओनर्स हों। अब वो अगर उन 4 बच्चों के पास 1/4 हिस्सा है, तो वो अपना 1/4 किसी को फ़रोख्त भी कर सकते हैं, 1/8 भी किसी को फ़रोख्त कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। तो अगर वाक़ई ऐसा हुआ हो कि बैंक एक्चुअली एक घर खरीदे और उसके ऊपर आपको कहे कि जी ठीक है, ये मैं आपसे किस्तों में हिस्सा आपको बेच रहा हूँ और जितना हिस्सा मेरे पास है उसका मैं आपको किराया चार्ज कर रहा हूँ, तो ये इस्लामिक प्रोडक्ट एक्चुअली हो सकती है। बैंक ये नहीं कहते कभी भी। जब वो मॉर्टगेज करते हैं वो कहते हैं नहीं, हमने आपको घर मॉर्टगेज करके दिए, इसके दिए पैसे और ये लोन है। तो और इसमें हम जो चार्ज कर रहे हैं वो इंटरेस्ट है। वो इसको रेंट नहीं कहते ऐसे। अच्छा, फर्ज करें इनकी बात सही होती कि असल में तो ये भेड़-बकरी थी और गलती से किसी ने इनको खंजीर कह दिया और बड़ी कंफ्यूजन हो गई है, तो इसका लॉजिकल नतीजा क्या होना था? फर्ज करें 5 साल गुज़र गए, तो 5 साल गुज़र गए तो अब ये एंडिंग बैलेंस है एक 62 लाख रुपए, यानी आपने अब 62 लाख रुपए आप बैंक के देने हैं, अगर आप खुदा ना खास्ता इस अरेंजमेंट में गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो लैंडलॉर्ड है व्हिच इज़ द बैंक इन दिस केस, उसकी ओनरशिप है 62% की, आपकी ओनरशिप है 38% की। अब जब आपने घर किराए पे लिया है, तो घर किराए पे जब आप लेते हैं, तो किसी वजह से आप घर छोड़ भी देते हैं। तो कोई वजह हो गई, आपने पता लगा ये आप अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप वो घर छोड़ देंगे और आप बैंक को बता देंगे, जी मैं तो जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ रहा हूँ और 62% ओनरशिप आपकी है, 38% ओनरशिप मेरी है। अब अगर ये ट्रू हायर परचेज़ हो और अगर रेंटल हो, तो उसका नतीजा क्या होगा कि मिसाल के तौर पे अब आप घर बेचने गए और किसी तरह से प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई या घर ही डेप्रिशिएट कर गया, जो बिल्डिंग उसकी ज़रा वैल्यू कम मिलती है। आमतौर पे खैर हमारे मुल्क में तो आमतौर पे वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज़ लैंड की प्राइस बढ़ रही होती है, बट फ़र्ज़ करें कि वो 80 लाख का बिका। तो अब अगर आपने ये रेंट किया था, जो गामदी साहब के मुत्तल्लिकीन का क्लेम है, तो क्या होगा कि आप इसके जो 62% है, वो बनेगा तकरीबन 49 लाख रुपए और 38% बनेगा 30 लाख रुपए। तो 49 लाख रुपए आप बैंक को दे देंगे, 80 लाख का बिका घर, 30 लाख रुपए आप लेंगे और आप अमेरिका चले जाएँगे, मसला हल हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बैंक के पास ये जाएँगे और कहेंगे जी आप अपना 49 लाख ले लें, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमारी तो बैलेंस अमाउंट 61 लाख 69,000 है। हमने 49 लाख नहीं लेना, हमने 61 लाख लेना है। हम लेंगे 61 लाख, बाकी बचेगा 18 लाख। वो 18 लाख आप ले लें और आप अमेरिका 30 लाख के बजाय 18 लाख लेके जाएँ। आप उनको जाके कहेंगे नहीं हमने तो आपसे रेंट किया था। हम तो हायर परचेज़ एग्रीमेंट में हमने तो आपसे रेंट किया हुआ था। तो कहेंगे हमने तो आपको रेंट पे नहीं दिया था, हमने तो आपसे मॉर्टगेज की थी, हमने आपको सूद पे पैसे दिए थे। सूद हम अपना रिसीव कर चुके थे, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी इतनी पेंडिंग थी, हमारे पैसे वापस करें। और आपके पास कोई इखलाकी वो नहीं हो, आप कहेंगे नहीं हमारे तो चंद स्कॉलर हैं उनको हमने उन्होंने हमें बताया था कि असल में ये रेंट है। तो बताएँगे फिर आपके स्कॉलर को गलती लगी, हमने तो आपको कभी नहीं कहा कि रेंट है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खोल के देख लें, कॉन्ट्रैक्ट में हमने बाद अल्फाज में लिखा है कि इंटरेस्ट पेमेंट है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, क्लियर है। अगर कोई इसको रेंट से कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है, यही तो सूद की डेफिनिशन है। अगर वो कहते हैं हमारे बाकी के पैसे वापस करो, हमारा रासुल माल 6.1 मिलियन रहेगा तो हमें वापस करो, तो ये सूद है। क्योंकि फिर उन्होंने जो भी इसके ऊपर रेंट लिया था, उसका चाहे नाम वो रेंट रख भी दें, कर्ज़ के मामले में जो भी नफ़ा लिया जाए, वो सूद होता है। घर किराए पे अगर एक्चुअली जेन्युइनली दिया होता और ये अरेंजमेंट की होती, तो ऐसा ना होता। फिर वो 49 लाख रुपया बैंक रखता, 30 लाख रुपया आपको दे देता और अगर ये घर 80 लाख बजाय 1.5 करोड़ का बिक जाता, तो उसी हिसाब से वो 90 लाख रुपया वो ले जाता और आपको कम देता। दोनों सूरतों में वो फिर घर की वैल्यू में जितना जिसकी शेयर होल्डिंग होती, उतने उसको पैसे मिल जाते, ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता, तो ये क्लियरली सूद है। इसको अननेसेसरी कन्फ्यूज़ करके मासूम लोगों को जो है गलत उम्मीदें दिलाकर और अल्लाह ताला के हराम को हलाल करने की ज़रूरत नहीं है, क़तअन।